हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाराणा क्लासेस पर। तो इस वीडियो में हम सेकंड यूनिट को कंप्लीट करने वाले, जिसके अंतर्गत आपके 3 पॉइंट हैं जो दिए गए हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पर आद्य इतिहास, जिसके अंतर्गत संकल्पना, हड़प्पा सभ्यता, उत्पत्ति, नगर नियोजन, धार्मिक विश्वास, राजनीतिक संगठन, आर्थिक संगठन और पतन के बारे में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। भारत का आद्य इतिहास विशेषकर हड़प्पा सभ्यता और भारतीय उपमहाद्वीप की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और यह सभ्यता है जो आपके 3300 ईसा पूर्व से आपके 1300 ईसा पूर्व के मध्य है जो रही थी। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत दृष्टिकोण है जो प्रस्तुत किया गया है। पहला है जो संकल्पना। तो देखिए यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी है जो कहा जाता था, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। यह सभ्यता मुख्यतः पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में फैली हुई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके प्रमुख हैं जो नगर थे। हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन, वास्तुकला और हस्तशिल्प के लिए हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती हैं। इसकी उत्पत्ति, तो उत्पत्ति के संबंध में देखिए यहाँ पर कालावीर हड़प्पा सभ्यता का उदय है जो आपके 3300 ईसा पूर्व से लगभग 1300 ईसा पूर्व आपके रहा था। भौगोलिक विस्तार है, यह सभ्यता सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के आसपास फैली हुई थी, जिसमें पंजाब, सिंध, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्से हैं जो इसमें शामिल हैं। इसके प्रमुख स्थल हैं जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चन्नूदड़ो, कालीबंगा और धोलावीरा हैं जो इसके प्रमुख स्थल हैं। नगर नियोजन की यहाँ पर बात की जाए तो देखिए, नगर नियोजन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर नियोजित ढंग से बनाए गए थे, जिसमें सड़कें सीधी और चौड़ी थी और समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। और देखो, जल निकासी के लिए उत्तम व्यवस्था थी। मकानों में स्नान गृह व पक्की ईंटों की हैं जो नालियाँ बनी हुई थी और लकड़ी की नालियों के भी अवशेष हैं जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नगर दो भागों में विभाजित था, दुर्ग और आपके निचला नगर। गृह निर्माण, मकान पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, जिनमें कई कमरे, आंगन और कुएं भी आपके होते थे। धार्मिक विश्वास, तो देखो मूर्ति पूजा पर विश्वास था यहाँ के लोगों का। इस सभ्यता में मातृदेवी और पशुपति महादेव की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। धार्मिक स्थल, हालांकि स्पष्ट मंदिर नहीं मिले हैं, लेकिन धार्मिक गतिविधियों के लिए कुछ विशेष स्थल हैं जो पाए गए हैं। धार्मिक प्रतीक, पशु प्रतीक जैसे बेल वृक्ष की पूजा के हैं जो यहाँ से प्रमाण आपके प्राप्त हुए हैं। राजनीतिक संगठन की बात की जाए तो देखो, शक्ति संरचना, हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक संगठन स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन शहरों के नियोजन और प्रशासनिक संरचनाओं से यह संकेत मिलता है कि वहाँ एक संगठित प्रशासनिक प्रणाली रही होगी। केंद्रीय नियंत्रण है जो नगर नियोजन निर्माण में कार्यों की नियमितता यह दर्शाती है कि एक केंद्रीय प्राधिकरण या निकाय जो कि इन कार्यों की निगरानी करता था, वो है जो केंद्रीय नियंत्रण है जो आपका हो जाएगा। आर्थिक संगठन की बात की जाए तो यहाँ पर है जो लोग, कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, जिसमें गेहूं, जौ और अन्य फसलें हैं जो उगाई जाती थी। पशुपालन भी एक महत्वपूर्ण योगदान है जो यहाँ पर निभाता था। हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन, मोहरे, गहने, वस्त्र निर्माण किया जाता था। लोथल में एक विशाल गोदाम मिला है जो कि समुद्री व्यापार का संकेत है जो आपके देता है। व्यापार आंतरिक और बाहरी व्यापार होता था। मोहरे व्यापार के प्रमाण हैं जिनका उपयोग व्यापारिक वस्त्रों पर होता था। मापन और वजन किस प्रकार से करते थे, तो मापन और वजन में एक समान प्रणाली का उपयोग किया जाता है जो आर्थिक गतिविधियों को सुव्यवस्था की दर्शाते हैं। तो इसका है जो पतन कैसे हुआ था, तो देखिए पर्यावरणीय परिवर्तन हुए, संभवतः यहाँ जलवायु परिवर्तन, नदी का मार्ग बदलना एक प्रमुख कारण है जिसके कारण यहाँ पर ये पतन हुआ। बाढ़ और सूखा की घटनाओं ने कृषि और जीवन पर प्रभाव डाला। आक्रमण, कुछ विद्वान मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण ने भी इस सभ्यता के पतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आंतरिक कारण, नगरों की अतिवृद्धि, प्रशासनिक असफलता, सामाजिक समस्याओं भी पतन के कारण हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का योगदान और उसका पतन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण धरोहर है जिसमें आधुनिक भारतीय संस्कृति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। और इसी के अंतर्गत हैं जो आपके सेकंड यूनिट के अंतर्गत सेकंड पॉइंट है, वैदिक संस्कृति, उत्पत्ति, राजनीति, अर्थव्यवस्था और आपके समाज, धर्म और दार्शनिक विकास। तो देखिए, वैदिक संस्कृति भारतीय इतिहास की प्रारंभिक सभ्यता में से एक है जो मुख्यतः वैदिक साहित्य पर आधारित है। इसका काल है जो आपके 1500 ईसा
ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक संस्कृति मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है जो आपके ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था, और उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 500 ईसा पूर्व तक रहा। यहाँ हम वैदिक संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। तो पहला है जो वैदिक संस्कृति का उत्पत्ति है जो कैसे हुई थी। तो देखिए, आर्यों का आगमन, वैदिक संस्कृति का उद्भव आर्यों के आगमन से जुड़ा है जो कि कजाकिस्तान और दक्षिणी रूस से स्टेपी क्षेत्रों से हैं जो यहाँ पर आए थे। स्थापना आर्यों ने उत्तर पश्चिमी भारत में सरस्वती और सिंधु नदियों के किनारे बसना शुरू किया, और धीरे धीरे गंगा यमुना दोआब में है जो आर्य फैल चुके थे। और वैदिक साहित्य इस समय 4 वेदों जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना हुई जो कि वैदिक संस्कृति का आधार है, और इसी ने है जो आपकी वैदिक संस्कृति का प्रचार किया। राजनीति, पॉलिटिक्स, तो देखो कबीलाई शासन, प्रारंभिक वैदिक काल में समाज कबीलाई था जिसमें जन या कबीले प्रमुख राजनीतिक इकाइयाँ थी। राज्य का उदय, उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विकास हुआ। राजा को समाज का सर्वोच्चतम नेता माना गया और उसे साम्राज्य के संरक्षक और विस्तार की जिम्मेदारी होती थी। राजाओं के यहाँ पर प्रकार होते थे। राजा, मुख्य शासक, सम्राट, महान राजा। जो राजाओं का राजा होता है वो सम्राट होता है, और जन यानी जनता की अवधारणा महत्वपूर्ण थी। और राजा की भूमिका, राजा धर्म, धार्मिक और नैतिक आदेश का पालन करता और उसे प्रजा के कल्याण का ध्यान रखना होता था। तो ये है जो आपके राजा की भूमिका हो जाएगी। और अर्थव्यवस्था देखी जाए तो यहाँ पर कृषि मुख्य आर्थिक गतिविधि थी जो कि गेहूँ, जौ और अन्य फसलें उगाई जाती थी। पशुपालन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। विनिमय प्रणाली थी। प्रारंभिक काल में वस्तुओं का विनिमय है जो किया जाता था, लेकिन धातु के सिक्कों का उपयोग शुरू होकर है जो यहाँ पर विनिमय प्रणाली का ह्रास हो गया। और हस्तशिल्प और व्यापार, धातु के बर्तन, आभूषण, कपड़ा उद्योग विकसित हुआ। व्यापार भी बढ़ा जिससे आंतरिक और बाहरी दोनों हैं जो प्रकार के व्यापार हैं जो आपके शामिल कर दिए गए। और इसके बाद आता है समाज। यहाँ पर समाज व्यवस्था कैसी थी, तो देखो वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। वैदिक समाज में 4 मुख्य वर्ण थे। ब्राह्मण, आपके पुरोहित, क्षत्रिय, योद्धा, वैश्य, व्यापारी और कृषक और शूद्र यानी सेवक। यह सामाजिक वर्गीकरण प्रारंभिक काल में लचीला था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में है जो ये कठोर हो गया। परिवार और विवाह, परिवार पितृसत्तात्मक थे और विवाह हैं जो सामाजिक अनुष्ठान के साथ हैं जो किए जाते थे। स्त्रियों की स्थिति देखी जाए तो प्रारंभिक वैदिक काल में स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था, वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थिति में है जो गिरावट आई। धर्म और दार्शनिक विकास, तो देखो वेदों की पूजा, वेदों में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी जैसे इंद्र देवता, अग्नि देवता और सोम देवता की पूजा की जाती थी। यज्ञ और अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठानों में यज्ञ आहुति महत्वपूर्ण है जो कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाते थे। उपनिषद और दर्शन, उत्तर वैदिक आपके काल में उपनिषदों की रचना हुई जिसमें आत्मा, ब्रह्मा, मोक्ष के दार्शनिक विचारों का है जो विकास हुआ। आध्यात्मिकता, वैदिक काल में कर्म, धर्म और आपके पुनर्जन्म के सिद्धांत हैं जो विकसित हुए, जो बाद में हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत हैं जो आपके बन गए। इस प्रकार वैदिक संस्कृति ने भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डाला। इनका साहित्य, धर्म, समाज और दर्शन आज भी भारतीय समाज का है जो अभिन्न अंग बना हुआ है। सेकेंड यूनिट का लास्ट पॉइंट है 16 महाजनपद और मगध का उत्थान। तो देखिए 16 महाजनपद, भारत में प्राचीन महाजनपद विभिन्न बड़े राज्य या गणराज्य थे जो वैदिक काल के बाद के दौर में विकसित हुए। ये 16 महाजनपद आपके 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक अस्तित्व में आए। ये 16 महाजनपद हैं जो निम्न थे। तो देखिए पहला था अंग, आधुनिक बिहार और बंगाल के कुछ हिस्से अंग के अंतर्गत आते थे। मगध हैं जो आधुनिक बिहार का हिस्सा हैं। शी हैं जो आधुनिक वाराणसी के आसपास का हिस्सा। कौशल आधुनिक उत्तर प्रदेश के आसपास का हिस्सा, और वज्जी आधुनिक बिहार के वैशाली क्षेत्र के आसपास का हिस्सा। मल हैं जो आपके आधुनिक उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्से हैं। छेदी ये आधुनिक मध्य प्रदेश का हिस्सा। वत्स हैं जो आपके आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के आसपास का हिस्सा इसमें है जो सम्मिलित किया जाता है। कुरु हैं जो आपके आधुनिक दिल्ली व हरियाणा के आसपास का हिस्सा। पांचाल हैं जो आधुनिक उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा। मत्स्य हैं जो आधुनिक राजस्थान के जयपुर के आसपास का हिस्सा। और सूरसेन आधुनिक उत्तर प्रदेश का मथुरा क्षेत्र और राजस्थान का कुछ हिस्सा भी इसके अंतर्गत है जो आपके आता है। अवंती हैं जो आधुनिक मध्य प्रदेश। गंधार हैं जो आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा। कंबोज या काबुल भी कह सकते हैं, इसमें आधुनिक उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा। और असक
आधुनिक हैं जो महाराष्ट्र का हिस्सा हैं जो इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब हम देखते हैं मगध का उत्थान। तो देखो मगध महाजनपद का उत्थान भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। मगध के उत्थान के प्रमुख कारण और घटनाएं निम्नलिखित है। भौगोलिक स्थिति। मगध की भौगोलिक स्थिति आपके गंगा और सोन नदियों के बीच स्थित थी, जिसमें कृषि और व्यापार और जल परिवहन में लाभ मिलता था। प्राकृतिक संसाधन। मगध में लौह अयस्क का प्रचुर भंडार था, जिससे हथियार और उपकरण बनाए जा सकते थे। यह भी व्यापार और सैन्य शक्ति में है जो सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अब देखते हैं इसके शक्तिशाली शासक। तो देखिए बिंबिसार, ये 543 से 492 ईसा पूर्व तक रहा। और हर्यण्य वंश के संस्थापक बिंबिसार ने मगध की सीमाओं का विस्तार कर महत्वपूर्ण राजनीतिक गठबंधन किए। अजातशत्रु इसके बाद ये शासन बड़ा बिंबिसार का पुत्र था, जिसने अपने शासनकाल में मगध को और भी शक्तिशाली बनाया। विशेष रूप में राज्य का है जो ये अंग इसने प्रदान किया। और प्रशासनिक सुधार। मगध के शासकों ने प्रशासनिक सुधार किए, जिससे राज्य की आर्थिक और सैन्य क्षमता का है जो विकास हुआ। और धार्मिक और सांस्कृतिक विकास। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय मगध में हुआ, जिससे इस क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में पहचान है जो होने लगी। श्रेणिकों का योगदान। व्यापारिक और कारीगर श्रेणियों का विकास भी मगध की आर्थिक स्थिति करने वाले प्रमुख वंश थे आपके हर्यण्य वंश, बिंबिसार और अजातशत्रु। शिशुनाग वंश, शिशुनाग और उसके उत्तराधिकारी नंद वंश, महाजनपद नंद और आपके धन नंद, जिसमें मगध की समृद्धि को और हैं जो बढ़ावा दिया। मगध के उत्थान और भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिससे आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास को गहराई से हैं जो प्रभावित किया। तो इस प्रकार हैं जो ये आपकी सेकंड यूनिट है जो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।